चली और इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद ट्रंप का बयान भी सामने आया और उन्होंने दावा किया कि पुतिन ने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट में मदद की पेशकश की है। साथ ही पुतिन खाड़ी संकट सुलझाने में मदद के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन पर यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर जोर दिया। He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we've knocked out their navy, we've knocked out their air force, we've knocked out their anti-aircraft, everything apparatus, everything they have, their radar. They have very little left, and they have some missiles, a small percentage. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. और इस बीच ट्रंप का ईरान की 80% मिसाइल तबाह करने का दावा भी सामने आया। ट्रंप ने कहा कि जब तक परमाणु हथियार पर बात नहीं, समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कोई भी सेना नहीं बची, ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा कि जब तक परमाणु समझौता नहीं, तब तक नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। This moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. तो वहीं ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पर ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोई भी लापरवाही नहीं बरतेगा। नौसैनिक नाकाबंदी एक शानदार रणनीति है। ट्रंप ने कहा कि मुझे आमने सामने की मुलाकात पसंद है, हर बैठक के लिए दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब फोन पर होगी बात। यूएस ने 41 तेल टैंकर्स के निर्यात पर इस वक्त रोक लगाई हुई है। We have talks, we're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting's all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. तो एक तरफ आपने ट्रंप को सुना है, तो दूसरी तरफ हॉर्मोज में अभी भी यूएस की नाकेबंदी जारी है और इसके रखने के फैसले ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने कहा कि अगर किसी भी बंदरगाह की लाइफलाइन काटी तो अमेरिका सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उधर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अब ज्यादा अच्छा आदमी नहीं बन सकता। ईरान डील करे और समझदारी दिखाए। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को परमाणु प्रोग्राम को छोड़ने पर मजबूर करना होगा। शांत समंदर में दहाड़ते हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें क्या फिर किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा हैं? समंदर के बीचों बीच यूएस मरीन्स का ये ड्रिल क्या अमेरिका के नए एक्शन की तैयारी है? हेलमेट, बॉडी आर्मर, राइफल के साथ कार्गो जहाज पर अचानक धावा करने का क्या मतलब है? रूस की मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकन मरीन सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से उतरकर ईरान जा रहे कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरान से लिंक के कोई सबूत नहीं मिलने के बाद जहाज को छोड़ दिया गया, लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के इस नए ऑपरेशन में ट्रंप का नए जंग का एक्शन प्लान छिपा हुआ है। हॉर्मूज में नाकेबंदी नहीं हटाएगा यूएस। 26 घंटे में शुरू होगी नई जंग। ट्रंप का इशारा, हॉर्मूज में तबाही की दूसरी किश्त शुरू। छब्बीस घंटे, सिर्फ 26 घंटे बाद
क्या दुनिया एक नई जंग देखने जा रही है? ईरान से डील नहीं होने के बाद ट्रंप ने हॉर्मूज में नाकेबंदी को जारी रखने का फैसला किया। क्या ट्रंप ईरान को तेल के स्टोरेज वाले खेल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या नई जंग में ढकेलने की? अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों को ईरान की लंबी नाकेबंदी की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद एक ऐसे जोखिम भरे कदम के जरिए ईरान की सरकार के खजाने को निशाना बनाना है जिससे तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुकने पर मजबूर हो जाए। अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान खामोश नहीं रहेगा और खाड़ी में युद्ध की गंध फिर तेजी से फैल जाएगी। 40 दिन की जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका और इजराइल ईरान को झुका नहीं पाए हैं। उल्टा तेहरान ने अमेरिका की दुखती नस पर वार करते हुए पुतिन से हाथ मिला लिया है। डेटा बताते हैं कि अमेरिका कभी भी रूस से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। परमाणु मोर्चे पर रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास करीब 560 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास करीब 530 परमाणु वॉरहेड हैं। मतलब अमेरिका रूस से सीधे उलझने की कभी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप हर दिन नया बयान जारी करते हैं। कभी तेहरान को हारा हुआ बताते हैं, कभी पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी देते हैं, कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा कर देते हैं। We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. न्यूक्लियर युद्ध को बढ़ाने के आरोप के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर हमले की शुरुआत की थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसके बाद तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया। लेकिन अब ट्रंप फिर से ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की डील पर साइन करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की। इसमें ट्रंप ने खुद को किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की। व्हाइट शर्ट, ब्लैक सूट, चेहरे पर ब्लैक गॉगल्स और हाथ में ब्लैक M4 राइफल। बैकग्राउंड ईरान में धमाके और तबाही की तस्वीर। इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने कैप्शन में लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मतलब अब अच्छा आदमी नहीं रहा। ईरान के खिलाफ युद्ध से लेकर डील तक की कोशिश में नाकाम होने के बाद अब ट्रंप बयानों के जरिए तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से युद्ध लड़ने के बाद अब सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अपनी युद्ध वाली एआई तस्वीर के साथ ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी। ईरान अपनी हरकतें सुधारने में नाकाम है। उन्हें परमाणु रहित समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं आता। उन्हें जल्द ही समझदारी दिखानी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने ट्रंप के इस दबाव का भी तोड़ निकाल लिया है। बैटल ग्राउंड पर जवाब देने के बाद ईरान अब सोशल मीडिया पर भी अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार ने ईरान का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एआई वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अमेरिकी न्यूज चैनल को कोट करते हुए दावा किया गया कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को तबाह करने वाला एयरक्राफ्ट ईरान का F-5 फाइटर जेट था। अमेरिका ने अपने ही विमान को गलती से मार गिराया और इसका दोष कुवैत पर मढ़ दिया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि F-5 विमान से अटैक के बाद ईरानी पायलट सुरक्षित अपने बेस पर लौट आया। अमेरिका और इजराइल मीडिया के ही कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी ताकत फिर से रिस्टोर कर ली है। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद के साथ ही दूसरे हथियारों को भी इकट्ठा कर लिया गया है, जिसे अमेरिका और इजराइल हमलों के दौरान अंडरग्राउंड कर दिया गया था।
ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी के खिलाफ पलटवार करने की चेतावनी भी दी है। यूएस अब आर्थिक युद्ध कर रहा है। अगर अमेरिका ने इलाके की किसी भी बंदरगाह की जीवन रेखा काटी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान समझ गया है कि नाकेबंदी के जरिए अमेरिका हॉर्मुज में सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं रोक रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी पर कमर तोड़ने की कोशिश में जुटा है, ताकि वो ईरान को अपनी शर्तों पर डील के लिए मजबूर कर सके। इतिहास गवाह है, जब घुटन बढ़ती है तो विस्फोट होता है। तो क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई युद्ध शुरू होने वाला है? زیاده خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که تماس کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم. लेकिन सवाल है कि अगले 26 घंटे में क्या होने वाला है? क्या ये कोई डेडलाइन है? क्या कोई सीक्रेट अल्टीमेटम, खुफिया रिपोर्ट, डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स और हॉर्मुज में और अचानक बड़े मिलिट्री मूवमेंट सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। उधर इस जंग और तेल के खेल में यूएई और ओपेक की भी एंट्री हो गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 60 साल बाद यूएई का यह कदम ओपेक को बड़ा झटका है। यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद अल मजरोई ने कहा कि ओपेक से बाहर होने से इसका असर तेल मार्केट पर होगा और तेल के दाम कम होंगे, क्योंकि वो ऐसा करके तेल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन असली वजह क्या है? यूएई आरोप लगा चुका है कि ईरान के हमलों के दौरान दूसरे अरब और गल्फ देशों ने मदद नहीं की। यूएई ने ईरान के 2800 से ज्यादा हमलों का जिक्र किया। तो अगले कुछ घंटों में हॉर्मुज में कोई नया बम फटेगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच नई जंग की शुरुआत होगी? क्या अमेरिका का ब्लॉकेड ईरान को झुकाएगा या भड़का देगा? क्या तेल इस जंग का असली हथियार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया फिर से एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसका अंत किसी के हाथ में नहीं होगा? या फिर ये सब सिर्फ एक दबाव का खेल है, जहां ट्रिगर कोई और दबाएगा और कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी? न्यूज 18 इंडिया पर ईरान के राजदूत का इस बीच बड़ा बयान सामने आया, जहां मोहम्मद फतह की तरफ से कहा गया कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा हमारा हक है। मोहम्मद फतह की तरफ से कहा गया कि हम इंटरनेशनल कानून के तहत काम कर रहे हैं। हॉर्मुज में हमारे दोस्तों पर कोई रोक नहीं है। भारतीय जहाज पूरी सुरक्षा के साथ यहां गुजर रहे हैं। साथ ही साथ में उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप के दावों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, हम सिर्फ अमेरिका से बात कर रहे हैं। मोहम्मद फतह की तरफ से कहा गया कि हम इजराइल नाम के किसी रजीम को नहीं मानते। प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार प्रोजेक्ट जारी है। चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन पर 90% काम पूरा हो चुका है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी शैलेंद्र, ये जो अब बड़ा बयान सामने आया है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि भारतीय जहाजों की किसी भी तरीके से वहां से गुजरने में नाकेबंदी पे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट को भी लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ईरान के राजदूत डॉक्टर फताली ने न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात रखी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो मित्र देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसे देश के साथ जो उनके शिप्स हैं उनको आने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसके लिए ईरान पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। और वही जो दूसरी तरफ जो सवाल खड़े हो रहे थे चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर ये बताया जा रहा था कि सैंक्शन के चलते अब इस प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि चाबहार प्रोजेक्ट जो है वो बंद बिल्कुल नहीं हुआ है। प्रतिबंधों के बावजूद, सैंक्शन के बावजूद उस पर काम लगातार जारी है। उसको रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी भी है, जो कि सितंबर तक पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईरान का ये कहना कि चाबहार प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक बड़ा बयान है भारत के लिए, क्योंकि भारत लगातार इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन सैंक्शन के चलते फिर
इस पर सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि अमेरिका ने वेवर भी दिए, लेकिन अब खुद ईरान ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम बंद नहीं हुआ है, बल्कि इसको और तेज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वहीं तेहरान में ईरान की सेना का शक्ति प्रदर्शन देखा गया, जहां पहली बार अर्श सुसाइड ड्रोन दिखाया गया। ईरान ने दुनिया को अपनी किलर ड्रोन तकनीक दिखाई। इसके बाद सशस्त्र बल समर्थन रैली में अर्श ड्रोन की ताकत दिखाई गई। ये रैली देखिए, ये ईरान के तेहरान से तस्वीरें सामने आई जहां सेना का शक्ति प्रदर्शन देखा गया। पहली बार ऐसा था कि ईरान की तरफ से अर्श सुसाइड ड्रोन खुलेआम सबके सामने दिखाया गया। ये इनका किलर ड्रोन है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके, अर्श ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके ईरान तबाही मचा सकता है, और ऐसे में ये शक्ति प्रदर्शन ईरान की तरफ से दिखाया गया। और ईरान युद्ध पर अमेरिका का अब तक $25 अरब खर्च हो चुका है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। नासा के पूरे बजट के बराबर ये पैसा था जो कि युद्ध में खर्च कर दिया गया। जानकारी सामने आई जहां महंगाई और तेल कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ा है। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद में तेल और महंगाई दोनों पर ही इसका असर पड़ा। ईरान युद्ध पर अमेरिका का अब तक $25 अरब खर्च हो चुका है। और ईरान से युद्ध करने के साथ ही ट्रंप ने अपने कई दुश्मन भी तैयार कर लिए हैं। यही वजह है कि ट्रंप को इसका एहसास हो गया है कि अब उनका ईरान से भी बड़ा दुश्मन तैयार हो रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। NATO's a paper tiger. यूक्रेन लगातार जलता रहेगा। रूस के साथ युद्ध बेकाबू होगा। पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहेंगे और इन सब के बीच यूरोप बुरी तरह पिसता रहेगा। ईरान से युद्ध करके पूरे पश्चिम एशिया को हिलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोप को झटके देने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की युद्ध वाली डिप्लोमेसी ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है और इसका नया सबूत जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरान दिल खोलकर अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मर्ज को मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। जर्मनी कमजोर हो चुका है। आखिर क्या हो रहा है यूरोप और अमेरिका के बीच, जिसने नाटो की जड़ें भी हिला दी हैं। ईरान के साथ युद्ध में घिरे ट्रंप को अब उनका सबसे भरोसेमंद लड़ाका ग्रुप क्यों दगा दे रहा है? ईरान से युद्ध में साथ न देने पर ट्रंप अब नाटो से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि हाल में पेंटागन के एक लीक हुए आंतरिक दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिका ब्रिटेन के फॉकलैंड आइलैंड्स पर दावे की समीक्षा कर सकता है। साथ ही स्पेन को भी नाटो से सस्पेंड करने पर विचार करने की बात कही गई है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध किया था। ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर बताया और नाटो छोड़ने की भी धमकी दे चुके हैं। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब नाटो से जुड़ा रहना एक बोझ लग रहा है? इसे गौर से समझने के लिए आपको फ्रेडरिक मर्ज की वो नसीहत गौर से देखनी चाहिए जो उन्होंने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को दी। Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden.
फ्रेडरिक यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के चांसलर हैं और उनकी बात साबित करती है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका कमजोर पड़ चुका है। हॉर्मुज के समंदर में जूझ रहे और अपने परमाणु मुद्दे पर ईरान को घुटने पर लाने में नाकाम ट्रंप ने मर्ज को फौरन जवाब दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो पूरी दुनिया बंधक बन जाती। जर्मनी आर्थिक और बाकी मोर्चों पर कमजोर हो चुका है। क्या ईरान युद्ध को लेकर ऐसी बयानबाजी जिसमें अमेरिकी सेना की पूरी साख दांव पर है, जिसमें ईरान पर गिरने वाले हर बम पर सवाल उठाए गए हैं? क्या ये अमेरिका और यूरोप के रिश्तों की कब्र तैयार करने की तैयारी है? फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप के पलटवार के बाद सफाई दी है। Nein, Herr Delfs, ganz und gar nicht. Das persönliche Verhältnis zwischen dem amerikanischen Präsidenten und mir ist jedenfalls aus meiner Sicht unverändert gut. Ich habe nur von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde. नेटो का मूल सिद्धांत है एक पर हमला सभी पर हमला, यानी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो उसमें नेटो देशों को अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। लेकिन यूरोप ने मोटे तौर पर साफ मना कर दिया है और इसी ने अब नेटो गठबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर उठाए जा रहे हैं। ट्रंप बार बार नेटो देशों पर सवाल उठाते रहे हैं कि अमेरिका ही उनकी यानी यूरोप की सुरक्षा का बोझ क्यों उठाए। यही वजह है कि ट्रंप ने नेटो देशों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग की और उनका दबाव काम भी किया। लेकिन फिर ग्रीनलैंड जैसा मुद्दा आया और ईरान के मुद्दे पर मायूस ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो से बाहर भी जा सकता है। वहीं यूरोप इस बात से तनाव में है कि रूस को लेकर ट्रंप का रुख नर्म रहता है। ऐसे में यूक्रेन की जंग को लेकर क्या नेटो के अंदर अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार है या नहीं, इसी पर पूरा यूरोप उलझन में है। And at the same time, there is now a doubt on the Article 5, not put on the table by the Europeans, but by the US President. And I mean, it's clearly de facto weakening the strength of the alliance. बड़ी पिक्चर ये है कि अब यूरोप के बड़े बड़े देश यानी जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस कोई अमेरिका के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ट्रंप की जिद और उनके काम करने के तरीके ने अमेरिका के दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया है। इन सब के बीच यूक्रेन ने रूस को बड़े जख्म देने शुरू कर दिए हैं। रूस के तेल ठिकानों पर हमला हो रहा है और ज़ेलेंस्की ये भी डिमांड कर रहे हैं कि वो लंबी दूरी के हथियार हासिल करने की कोशिश जारी रखेंगे ताकि पुतिन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि इस साल विक्ट्री परेड के दौरान रूस ने रेड स्क्वायर पर कम से कम हथियारों को शामिल करने का फैसला किया है, क्योंकि खतरा है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज अटैक करके परेड में तबाही मचा सकता है। Конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате. अगर रूस की परेड पर हमला हुआ तो समझ लीजिए पुतिन किसी कीमत पर यूक्रेन को नहीं बख्शेंगे और ज़ेलेंस्की का कदम यूरोप को खतरे में डाल देगा। वैसे ये बात पुतिन कई बार बता चुके हैं। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो क्या करेगा, किसके कदमों पर गिरेगा, क्योंकि यूरोप तो खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। ईरान ने हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और जंग के लिए अमेरिका की कार्रवाई को नतीजा बताया। साथ ही साथ में भारत से ट्रंप की कार्रवाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। वहीं भारत ने अमेरिका और ईरान के विवाद को कूटनीति के जरिए सुलझाने की सलाह दी।
अब इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी। शाम को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का फोन आया। अरागची से वर्तमान हालात के अलग अलग पहलुओं पर लंबी बातचीत हुई। हम एक दूसरे के साथ गहरे संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। ये पोस्ट एस जयशंकर की तरफ से किया गया।